एक ऐसी मायानाज शख्सियत कि मैं उनका तारुफ तो नहीं करा सकता सभी हजरात की तरीके से। इल्म और अदब के साथ साथ एक बहुत ही हसास मंद तबीयत के मालिक हैं। जितना भी आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं कि कम है, उनका शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता। मोहतरम BKN छिब्बर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब, जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, इस उम्र में उन्होंने आपकी आवाज़ पर, नहीफ सी आवाज़ पर लब्बैक कही, और इस उम्र में भी जहाँ चलने के लिए व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब उन्होंने इस दावतनामे को सुना और आपकी आवाज़ को सुना तो पैर रखने वालों से भी तेज़ दौड़ते हुए आपके दयार में हासिल हो गए, जो आपके लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। बहुत काबिल सद इफ्तिखार हैं आपके लिए कि मोहतरम साबिक गवर्नर पंजाब छिब्बर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जिनका पैगाम है, जिनका जज्बा है, जिनका हौसला ये है, जिनकी ज़िंदगी का नतीजा ये है। वो कहते हैं कि अहले अदब आओ ये जागीर संभालो, अहले अदब आओ ये जागीर संभालो, हम ममलकते लौह कलम बांट रहे हैं। मोहतरम BKN छिब्बर साहब, साबिक गवर्नर पंजाब से मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इल्तमास कर रहा हूँ, आप हुजूर तशरीफ़ लाएं। स्टेज पर बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान, स्पीकर्स, आप सब अपने अपने शोबे में माहिर हैं, आपकी अचीवमेंट्स बहुत हैं। मैं आज पहली बार आपसे मिला हूँ, बहुत से लोग मिलके चले गए हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपना भाषण शुरू करूं और आपसे कैसे मुखातिब हूं। तो मेरा ख्याल है बजाय इसके कि मैं हर एक का नाम लूं और उनको, उनके बारे में, उनके गुण गिन गिन कर आपको बताऊं, वक्त कम है, इसलिए मैं आप सबको और आप सबको सलाम कहता हूं। बड़ी खुशी की बात है कि इस मौके पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला और आप सब लोगों के बारे में जानने का मौका मिला। हमारा जो रिश्ता बन गया है या बना है, ये आज का नहीं, ये खुदा ने आज से 1400 साल पहले, 1200 साल पहले का बनाया हुआ है। और कुदरत की बात यह है कि ये रिश्ता आज तक चल रहा है। दुनिया में बड़े अपहीवल हुए हैं, बड़े बड़े भूचाल आए हैं कई किस्म के, जो हमारी दोनों बरादरियों ने सहे हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि हमारी बरादरी किन भूचालों से गुजरी है ये पिछले 1200-1400 सालों में, और अभी किस मकाम पर खड़ी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारी बरादरी आज भी बिल्कुल आजकल के पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं रखती, उस तरह की नहीं है जिस तरह का डिसिप्लिन हमारे मुल्क में नज़र आने लग गया है, तो उसके पीछे शायद हमारे बुज़ुर्गों का हाथ है, जिसमें इमामों से लेकर आप सबके बुज़ुर्गों का हाथ है और हमारे बुज़ुर्गों का हाथ है। आपको करबला की लड़ाई के बारे में जीडी बख्शी साहब, जनरल साहब ने बताया है, बहुत विस्तार में बताया है, मैं उसकी बात नहीं करूँगा।
उससे पहले भी जो हुआ पंजाब में सिकंदर के ज़माने में, वो भी आपको उन्होंने बता दिया। लेकिन उससे भी पहले और बाद में ये जो कौम है हमारी, जिनको आप प्यार से हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं, ये ब्राह्मण कुछ अपनी ही किस्म के थे। हम लोग कहते हैं कई सेंचुरी से, शायद महाभारत के ज़माने से ही, वो जो ब्राह्मणों की नॉर्मल प्रैक्टिसेस होती थी, पूजा पाठ, हाथ देखते थे और कई किस्म की चीज़ें करते थे, वो इन्होंने छोड़ दी थी। और ज़मींदारी, खेती बाड़ी और मार्शल आर्ट्स, सोल्जरिंग एडॉप्ट कर ली थी। और वो सोल्जरिंग ये है कि हर फेज़ में जो लड़ाइयाँ होती थी उनमें हिस्सा लेते थे, लड़ते थे, मरते भी थे, शहीद होते थे, बहुत कुछ होता था। काफ़ी बड़ी बरादरी थी, काफ़ी एरिया में फैली हुई थी। सरस्वती दरिया था जिसके किनारे में नॉर्थ से साउथ तक जो जगह है उसकी ख़त्म होने की, अरेबियन सी में ख़त्म होती थी, वहाँ तक बसे हुए थे। और वहाँ से एक्सपेंड कर गए, क्योंकि मार्शल आर्ट्स एडॉप्ट कर लिए थे, बहुत अच्छे थे, टीचर्स बन गए, लोगों को सिखाने लग गए। और उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि बड़े बड़े ओहदों पे पहुंच गए। जो उस वक़्त के किंग्स होते थे, बादशाह होते थे, उनके वो दीवान बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए। और वहाँ से नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि कोई 7वीं 8वीं सेंचुरी में ये लोग बादशाह बन गए। अफ़गानिस्तान, उस वक़्त का अफ़गानिस्तान 2 मुल्कों में बटा हुआ था। एक का नाम कबूलिस्तान था, दूसरे का नाम ज़बूलिस्तान था। आपने उर्दू की पुरानी किताबों में पढ़ा होगा। दोनों का में राज हमारी बरादरी का था, हमारे ही लोग थे। ये राज उनके फैलते गए। पार्ट्स जो बलूचिस्तान के कुछ हिस्से जो अभी पाकिस्तान के कब्ज़े में है, उनमें पहुंच गए। वहाँ से फैलते फैलते पूरे पंजाब में फैल गए, मुल्तान तक पहुंच गए, सिंध में पहुंच गए। हिस्ट्री ये बताती है कि 732 में एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। वो हमला सिंध में आया था। और सिंध का राजा उस वक़्त एक राजा जिसका नाम था डाहिर, वो छिब्बर था, बड़ा बहादुर राजा था। उसके ऊपर कई हमले बिन कासिम से पहले वो जो वहाँ के शेख थे बड़े, उन्होंने करवाए थे, लेकिन वो सब फेल हो गए, कहीं पर उनको से जीत नहीं मिल सकी। तब ये बिन कासिम आया और ये बहुत बड़ी फौज लेकर आया और वहाँ पर उसने 2-3 साल तक लड़ाइयाँ करता रहा। लेकिन वो किनारे किनारे में जो थोड़े बहुत एरियाज थे उनके ऊपर काबू हो गया। एक लड़ाई में जो गुजरात के एक दरिया के ऊपर हुई थी, अमरावती रिवर बोलते हैं उसको, उस लड़ाई में धोखे से दाहिर मारा गया और वो बिन कासिम जीत गया। लेकिन उसके जो जवान सिपाही फौज वाले थे वो इतने लॉयल थे कि थोड़े ही अरसे में उसको उन्होंने वहाँ से उखाड़ दिया और वो फिर वापस चला गया कि मैं नहीं कर सकता। ये लोग, उसकी आर्मी जो थी वो तंग आ गई और वो छोड़ के वापस चला गया। वापस जाने पर जो उसका बॉस था, राजा था वहाँ का, सऊदी अरेबिया का, उसने उसको कत्ल करवा दिया, कत्ल की सज़ा दे दी। वो उसका भांजा था, मार दिया कि तू ये काम नहीं कर सका। तो उन लड़ाइयों में उलझे रहे।
ये तो बाद में, उसके बाद मुग़ल जो आते थे लेफ़्ट साइड अफ़गानिस्तान के बाएं से, वो अफ़गानिस्तान से आगे नहीं आ सके। 1200 सन में, 1226 या कुछ ऐसा सन था, जिसमें पहली बार महमूद गज़नवी जो है वो कहीं से उस एरिया में, बोलान पास है एक, उसमें से निकल गया और कोई 2000 आदमी लेके अंदर आ गया और लूट मार करके चला गया। ये इलाका पीसफुल इलाका था, यहाँ बड़ी दौलत थी, खेती बाड़ी बहुत अच्छी थी, लोग खुशहाल थे, तो काफ़ी लूट के वो ले गया। और उसके बाद वो लूटता रहा कई बार, क्योंकि ये लोग गिर गए। ये हिस्ट्री का एक कहना है कि कोई राजा जब इतना बड़ा हो जाता था, थोड़े अरसे में वो ख़त्म हो जाता था, उसका राजपाट कमज़ोर हो जाता था। कई वजह हैं, तो वही चीज़ इनके साथ हुई कि इनका भी जो ज़वाल आ गया, और उस ज़वाल के बाद ये अफ़गान आ गए और उनके साथ बाबर साहब पहुंच गए, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया। अब बाबर जब पंजाब में जितनी लड़ाई बाबर ने की, वो सब लड़ाई छोटे छोटे राजों के साथ थी, और वो सारे राजे हमारी बरादरी के ये लोग थे। बहुत नुकसान हुआ इनका। बाबर की आर्मी बड़ी तगड़ी थी, उसके पास बंदूकें थी। ये जो मॉडर्न असला है ये बनने लग गया था, उनके पास था, हमारी फौज के पास नहीं था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी वहाँ से भी एक निकलता है कि कौमें जो बाकी की दुनिया के साथ अपने हथियारों को, अपनी तलवारों को तेज़ करके नहीं रखते, हथियारों को बिल्ड करके नहीं रखते, तबाह हो जाते हैं। ये हुआ हमारे साथ, और वो इस तरह से हिंदुस्तान के ऊपर बाहर से आए हुए लोग काबज़ हो गए। लेकिन ये जो शिया और हमारे ब्राह्मणों का जो आपस का कंट्रोल था, उसमें ज़रा भी आपस के रिलेशंस में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा, इसी तरह चलता रहा। शियास हमारे लोगों को बहुत इज़्ज़त देते थे, हमारे लोग शियास को बहुत इज़्ज़त देते थे। और मैंने बचपन में पाकिस्तान में जिस गाँव में मैं रहता था, इंसिडेंटली बख्शी साहब और मैं बड़े नज़दीक के 30-40 मील किलोमीटर के एरिया के रहने वाले हैं, उसी इलाके के। तो मैं 11 साल का था जब पाकिस्तान बना है। मैंने 14 अगस्त 1947 को मैदान था हमारे वहाँ पर, उसमें जलसा हुआ था इंडिपेंडेंस डे, पहला इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान का मनाया गया था। मैं उस वक़्त 11 साल का था और मैंने उस मैदान में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, क्योंकि वो हमारा मुल्क था। हमने कभी नहीं आना था वहाँ से। हमारे जो सुन्नी भाई थे, उन्होंने हमको वहाँ से ज़बरदस्ती मार पीट के निकाल दिया और हमको आना पड़ा। लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द के गांव थे, उन गांव में क्योंकि शिया मेजॉरिटी थी, उसमें हमारा बहुत आपस में मिलाप तगड़ा था। एक भी इंसिडेंट टेररिज्म का या मारपीट का नहीं हुआ। और हमारे गांव में जो मुसलमान वहाँ रह गए, जब हमारे लोगों को हुक्म आ गया कि अब निकलो यहाँ से, कोई अगस्त के 15-20 आज़ादी के 15-20 दिन बाद इनको बोला गया कि आप जाओ, नहीं तो ये लोग आपको मार देंगे। और बाकायदा वो वहाँ से छोड़ के आए। लेकिन हमारे जो उस वक्त के रहने वाले थे शिया बरादरी, उन्होंने कहा जी आप अपना सामान बेच दो, हम लोग खरीद लेंगे, ऐसे छोड़ के मत जाओ, लूट लेंगे नहीं तो लोग। काफ़ी लोग, हम तो खैर उसमें नहीं थे, हम लोग पहले निकल आए थे थोड़ा। हम 21 अगस्त को हम अमृतसर पहुंच गए थे एक कैरवान में। एक कारवां आ रहा था, उसमें हमको जगह मिल गई, हम छोटे छोटे थे, उसमें हम अपनी मदर थी हमारी, उनके साथ आ गए और अमृतसर पहुंच गए। उसके बाद वो हमारे रिफ्यूजी कैंप की कहानी है, वो अलग है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस अपहीवल में हमारी बरादरी, जो कि हमारे लोग थे, जिनको आप हम हुसैनी ब्राह्मण कह सकते हो, ये सब के सब उसी एरिया को बिलोंग करते थे। यानी कि सतलज रिवर से हमारी तरफ कोई नहीं था, सब उधर के थे।
और सब के सब भिखारी बनकर यहाँ हिंदुस्तान में पहुँच गए, कुछ नहीं था। लेकिन ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो स्पिरिट थी उनमें काम करने की, किसी ने किसी से भीख नहीं मांगी, किसी से ऐसा कोई अनड्यू फेवर नहीं मांगा, मेहनत की लोगों ने, और उस मेहनत के बल पर फिर से खड़े हो गए। इंडियन आर्मी में पाकिस्तान बनने से पहले ही हमारी 2 रेजिमेंट थी, एक कैवलरी की रेजिमेंट थी, एक आर्टिलरी की रेजिमेंट थी, और दूसरी जो इन्फेंट्री की रेजिमेंट में थोड़े जवान थे। आज वो रेजिमेंट में हमारा जवान कोई नहीं है। हमारी बरादरी के जो बच्चे हैं वो जवान की नौकरी करके राजी नहीं है, वो अफसर बनना चाहते हैं, और अफसरों में बहुत हैं। मेरे ख्याल में 10-12 तो लेफ्टिनेंट जनरल हमारी बरादरी से प्रोड्यूस हो चुके हैं, और 5-7-8 अभी हैं, और 5-8-10 और बनने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लोगों में आई, मेरा ख्याल है इनकी फाउंडेशन ही करबला के ज़माने की थी, कि उनके दिल में जोश था कि हम और लोगों की तरह नहीं है, हमारी ये पूरी बरादरी है, पूरा देश हमारा है। वो अभी भी मैंने कभी नहीं सुना कि हिंदुस्तान के किसी पेपर में ये निकला हो कि फलानी जगह एक लड़की को उठा के लोग ले गए हैं, उनमें एक हमारी बरादरी का आदमी है। एक नहीं, कभी। शिबर साहब आपने सुना है कभी? जी नहीं, टेलीफोन पर बिजी है। मैंने नहीं सुना अभी तक, क्योंकि इस किस्म का इंडिसिप्लिन हमारी कौम में है ही नहीं। फेथ है, विश्वास है भगवान में, और इंटरकास्ट टॉलरेंस है। जब सुनील दत्त ने नरगिस से शादी की थी तो हमारी बरादरी में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ये तूने क्या कर लिया है। उसकी माँ, उसकी बहन, जवान बहन, एक भाई जवान, पूरे गांव के जितने भी लोग वहाँ से आए थे, सबके सब जगाधरी के पास एक गांव है, उसमें रहते थे। 6 एकड़ ज़मीन थी इसकी फैमिली की, यहाँ पर मिली हुई, वहाँ ज़्यादा थी। किसी ने ये नहीं कहा कि तेरे बेटे ने क्या कर लिया उसकी माँ को। माँ ने कहा बेटे को, बेटा तूने ये ठीक नहीं किया, लेकिन किसी और ने उसको नहीं कहा, बिल्कुल कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मतलब इतनी फराख दिली थी, वो इसलिए थी क्योंकि रिलेशनशिप बड़ी पुरानी थी, चल रही थी, वहाँ भी आपस में रहते थे, आना जाना था, कोई तकलीफ नहीं थी। यहाँ पर भी अब बना हुआ है वैसे। और वैसे तो हुसैनी ब्राह्मण तो एक तकिया कलाम अभी बन गया है हमारे लिए, लेकिन हमारे जो कांटेक्ट में लोग आते हैं वो कहते हैं आप लोग तो मुस्लिम ब्राह्मण हो, बिकॉज हम लोग उस किस्म की पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते। भगवान का नाम लेते हैं बस, ठीक है, लेकिन इतने नैरो माइंडेड नहीं है किसी चीज़ में भी। 100% बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, अपनी ताकत के मुताबिक बच्चों को पढ़ाया जाता है। मैं खुद पाकिस्तान में गांव में था, वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हाई स्कूल था हमारे गांव के बाहर, मैं उसमें पढ़ने जाया करता था। क्लास 1, 2, 3, 4 मैंने वहाँ पास की। वहाँ से हम फैमिली इंडिया में आ गई, तो पहले कोशिश ये की कि आगरा में सेटल हो जाएंगे। वहाँ पर मेरे पिताजी मिलिट्री अस्पताल में कमांडर रह चुके थे, तो मदर कहने की वहाँ चलेंगे। हम लोग आगरा चले गए, आगरा में रहे 1 साल। वहाँ गवर्नमेंट स्कूल आगरा में था है एक, उसमें मैंने पढ़ाई की। मेरे से एक बड़ा भाई था मेरा, उसने भी वहाँ से पढ़ाई की, पर फिर मदर कहने लगी नहीं यहाँ पर हम सेटल नहीं हो सकते। फिर वापस अमृतसर गए, और अमृतसर में एक सिखों का स्कूल ज्वाइन किया। SGPC चलाती थी वो स्कूल,
श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसमें मैं पढ़ा। वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया, पढ़ाई में अच्छा था, खूब पढ़ता था। और उस पढ़ाई का नतीजा ये हुआ कि वहीं से मैंने एनडीए का इम्तिहान दे दिया और उसमें सिलेक्ट हो गया। इम्तिहान दिया, 2 महीने बाद इंटरव्यू पे बुला लिया, उसमें पास हो गया, सिलेक्ट हो गया। एनडीए जनवरी में मैं एनडीए पहुंच गया। मेरा भाई 1 साल पहले जा चुका था एनडीए में इसी तरीके से, और फैमिली सेटल हो गई। लेकिन 2 चीज़ें देखने वाली हैं। एक, पूरी की पूरी कौम पढ़ाई, मेहनत, और फिर लोगों ने ये फिक्र नहीं किया कि कौन सी नौकरी मिलती है, कौन सी नहीं मिलती। मेरे एक ब्रदर थे, इंटरमीडिएट पास करके लाहौर से आए थे, मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था फर्स्ट ईयर में, लेकिन छोड़ना पड़ गया और हम लोग यहाँ आ गए। वो यहाँ आके तो हिम्मत नहीं थी कि उसको मेडिकल कॉलेज में पढ़ा सकते। उसने एक क्लरिकल पोस्ट में नौकरी मिल गई, उसको ले ली उसने, 75 रुपये महीना वो की। लेकिन वो जो उसके अफसर थे, उन्होंने देखा कि अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, इंटरमीडिएट पास था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, उसको उन्होंने क्लर्क से इंस्पेक्टर बना दिया, बन गए। अच्छा, खैर वो तो एक फैमिली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी बरादरी के लोग हो आप, शायद हमारी बरादरी से आप ये एग्ज़ाम्पल ले सकते हो और अपने बच्चों को उत्साह दे सकते हो कि भाई बच्चों पढ़ो और आगे जाओ। इंडिया में मैं आपको बता देता हूँ एक सीक्रेट, इंडियन आर्मी को अफसरों की इतनी ज़रूरत है कि वो हर साल पूरे नहीं होते जितने उनको चाहिए भर्ती के लिए। तो बच्चों को पढ़ाइए अच्छी तरह से, कोचिंग काचिंग दे के इम्तिहान दिलवाइए और आर्मी में भेजिए। आर्मी एक ऐसी चीज़ है जिसमें भाई भतीजा राज नहीं है। कोई आपसे भर्ती करने के लिए पैसे नहीं मांगेगा इंटरव्यू में कि आप इतने पैसे लाओ तो तुम्हारे को सिलेक्ट कर लेंगे, ये चीज़ नहीं है। शुक्र है भगवान का। अच्छा, फिर ये आर्मी की ट्रेडिशन थी जो बिल्डअप हो गई पाकिस्तान से पहले। एक और बड़ा चीज़ है जो जाननी चाहिए, सिखों, जब तेग बहादुर जो यहाँ पर रह के गए हैं पटना में, जिनका बेटा यहाँ पर पैदा हुआ था, वो जो गुरुद्वारा है यहाँ पर बड़ा फेमस सिखों का, गुरु गोबिंद सिंह वॉज बॉर्न हियर, यहाँ पर पैदा हुए थे। जब यहाँ से वापस गए तेग बहादुर, तो वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ। वो अफ़गान रूलर थे J&K में, उन्होंने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया और ज़बरदस्ती पकड़ के जनेऊ क्या वो पहनते थे, उसको काट के तो मुसलमान बन जाओ, उनको मुसलमान बनाओ। तो वो लोग वहाँ पर काफ़ी तंग थे और एक डेलीगेशन हमारे ब्राह्मणों का वहाँ से आया और गुरुजी को मिला, ये रोपड़ के पास एक जगह है वहाँ आनंदपुर साहब में, और उनको कहा कि जी हमको इनसे बचाओ। और उन्होंने कहा ठीक है आप हमारे साथ हम करेंगे। सो एक जंग सी शुरू हो गई अफ़गान रूलर और ये जो गुरु तेग बहादुर के फॉलोअर थे। अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अफ़गान रूलर ने बादशाह औरंगज़ेब को पट्टी पढ़ा दी कि ये लोग तो मुसलमानों को हिंदू बना रहे हैं, और इस हालत में वो उनको पकड़ के ले गए दिल्ली में। वहाँ उन पर कोशिश की गई कि वो कन्वर्ट हो जाएं, ताकि सारी दुनिया को बोल देंगे भाई तुम्हारे गुरु ही कन्वर्ट हो गए हैं। गुरु के साथ 3 आदमी और गए, उन 3 में 2 भाई थे छिबर, भाई मतीदास और भाई सतीदास। अल्टीमेटली औरंगज़ेब के ऑर्डर के अंदर इन चारों को मार दिया गया। पहले दिन वॉलंटियर कहते हैं अच्छा कौन मरेगा, तो मतीदास ने कहा मुझे मारो। कैसे मारेंगे? कहता मेरी कंडीशन है, मुझे लकड़ी के 2 पाटों में जोड़ दो और आरे से मेरा धड़ काट दो ऊपर से नीचे तक। और ये किया गया पब्लिक में, चांदनी चौक के अंदर ये हुआ।
चांदनी चौक का नाम पिछले 40-50 साल से भाई मतीदास चौक रखा हुआ है, वहाँ उसका मेमोरियल बना हुआ है चांदनी चौक में। दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के उसके भाई को मार दिया, उसको कपड़े में रोल करके लपेट के कपड़े को आग लगा दी, वो उसमें जल के मर गया। और तीसरे दिन एक और के बंद पैर काट करके उसके टुकड़े करके मार दिया। लेकिन वो जो लड़ाई चली पंजाब में, उससे पैदा हुआ सिख धर्म, और वो सिख धर्म पैदा होने में जो उनके क्लोजेस्ट गुरु गोबिंद सिंह के जो आदमी थे, वो सारे एक गांव के मोयाल थे, एक एरिया के, करियाला, वो भी झेलम से थोड़ी दूर 20-25 मील के ऊपर है, वहाँ के थे। और सिखों के साथ की जो फौज थी, उसमें सारे उसके आदमी, करियाले वालों के आदमी थे, वो सारे हमारी बरादरी के थे। मरे, लड़ाई में मरे, मरते गए, चलते गए। लेकिन सिख धर्म फैल गया। आज भी कुछ परसेंटेज हमारी 1-2% सिख है, वो फॉलो कर रहे हैं। JNK में भी हैं और पंजाब में भी इक्का दुक्का आपको नज़र आता है, पर है वो। और सिखों का जो सबसे बड़ा अकाली लीडर, पहला फर्स्ट बड़ा अकाली लीडर मास्टर तारा सिंह था, वो भी हमारी बरादरी का था। तो उनके साथ भी स्पेशल रिलेशनशिप ये वाली है, वो भी इज्जत करते हैं। जब उनको कोई बताता है कि ये छिब्बर साहब भाई मतीदास की औलाद है, तो वो सरदार का पहला रिएक्शन होता है पैर छूने के। जब मैं गवर्नर बना पंजाब का, तो ज्ञानी जैल सिंह, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक दिन मुझे टेलीफोन आया, वो कल आएंगे आपके वहाँ और आपके साथ रहेंगे राजभवन में। या ठीक है जी। वो रात को पहुँच गए, दूसरे दिन आए, कहते अभी तो लेट हो गया हूँ इसलिए मैं आराम करूँगा, कल सवेरे आपसे मिलूँगा। ठीक है, ब्रेकफास्ट में हम खाएंगे, आपके साथ बैठ करेंगे। आ गए। उसने मुझे कहा कि मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि सारी उम्र जब मैं अरदास सुनता था या बोलता था, तो उसमें सिखों की अरदास में ये जिक्र होता है कि वो सिख जिन्होंने आरे से अपना सिर कटवाया, उनकी याद में, उनकी याद करो और उनको भी वो बोलो। तो कहता है मैं सारी उम्र ये करता रहा हूँ। जब मेरे को पता लगा कि एक छिब्बर पंजाब का गवर्नर बना है, मैंने कहा आज छिब्बरों को हमारे गुरुओं ने रिवार्ड दे दिया है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आज हम लोग आर्मी में हैं और हमारे लोग लड़ रहे हैं और हर काम कर रहे हैं, तो वो पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है हमारे साथ। जब पंजाब में बहुत झगड़ा हो रहा था, तो मैं लेफ्टिनेंट जनरल था, मेरी पोस्टिंग पंजाब में की, और आर्मी को पंजाब हैंडओवर हुआ कि अब आर्मी आप ठीक करो इसको। हमने वो पंजाब ट्रबल 1992-91 में 1 साल में के अंदर ही ख़त्म कर दी। उस फौज का कमांडर मैं था, और काफ़ी बड़ी फौज थी। ठीक हो गया, नीयत साफ थी कि भाई ये काम ठीक करना है, कर दिया। अब कोई कहे कि इतने मार दिए उतने मार दिए, मैंने कोई नहीं मारा। जो मरे हैं वो अपने आप मरे हैं, लड़ाई में मरे हैं, पकड़ के हमने किसी को नहीं मारा। हमने कोई बोगस एनकाउंटर नहीं किया, हमने तो अपने आप ही ठीक हो गया काम सब। यस, मरे लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारी पॉपुलेशन इस वजह से बढ़ी नहीं। 1911 में एक किताब एक अंग्रेज़ ने लिखी है, उस किताब में वो कहता है कि ये कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी के बारे में लिखता है, कहता है बहुत तारीफ़ की उसने, कहता है पर इस कम्युनिटी के टोटल, हिंदुस्तान का जो टोटल नंबर इस वक्त है वो कोई 10,000 है। अब वो 10,000 7-8 लाख में तब्दील हुआ है 120 सालों में। तो छोटी कम्युनिटी है, लेकिन
कोई ये नहीं कह सकता कि ये मुफ्त की खा रहे हैं या किसी का एहसान ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, देश की सेवा में लगे हैं, अपनी है खेती बाड़ी करते हैं, सब ठीक है। काम चल रहा है, पाकिस्तान ख़त्म हो गया, यहाँ पर आके दोबारा सेटल हो गए और ये काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का एम ये है कि आपको पता लगे कि हम कौन हैं। हम आपके लार्ज फैमिली के मेंबर हैं। शायद आपसे हम बहुत कुछ सीखे हैं, तभी हम इस रास्ते पे चलते रहे हैं। आप भी शायद हमारे से कुछ सीख सकते हो और अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकते हो। हिंदुस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान को में हम पीस नहीं लाने देंगे तो वो अपॉर्चुनिटी हमको नहीं मिलेगी। सेकेंड वर्ल्ड वार में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो 1914 में थी, हिंदुस्तान से एक बहुत बड़ी फौज इराक में गई थी। पंजाब में उस इराक की लड़ाई को बसरे दी लड़ाई कहते हैं। बसरे दी लड़ाई, माई फादर ऑल्सो फॉट देयर। तो इराक में दोबारा से इंडियन आर्मी के जवानों ने जाके वहाँ शहादतें बाद में बहुत दी है। सेकेंड वर्ल्ड वार में वो 4-5 साल चली थी लड़ाई वो, और बसरा और वो इलाके में बहुत आर्मी गई थी हमारी, तो वहाँ उन्होंने वहाँ जाके शहादत दी, जो भी एक एग्जाम्पल है। आखिर में मैं यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और जनाब शाह आबिद इमाम का बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ आने का। आप लोगों के बारे में इतना जानकारी हमें आज मिली, मे भी हम भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके। लेकिन इसी तरह सुखी सलामत सेलिब्रेशन करते हुए आप लोग बढ़ते रहो और हमें आपकी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले। जय हिंद।